नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिंद। अगले एक घंटे में बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां होंगी फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में जनसभा को किया संबोधित। परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के छम्म में करेंगे चुनावी रैली। हरियाणा में भी प्रचार में जुटे सभी दलों के दिग्गज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में जारी किया संकल्प पत्र। लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा। 7 वादों के साथ कांग्रेस भी कर रही है जीत का दावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। उज्जैन में स्वच्छता मित्रों को किया सम्मानित। इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क निर्माण का किया भूमि पूजन। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विदेश में जाकर देश की आलोचना करने वालों पर साधा निशाना। संसद भवन परिसर में कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा, विदेश जाने पर हर भारतीय होता है देश का एम्बेसडर, लेकिन कुछ लोग अमेरिका में बनाते हैं गलत नैरेटिव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जवाब, कहा पीएम मोदी सहित पूरे ओबीसी समाज को गाली देने का रहा है राहुल गांधी का इतिहास। खड़गे को दी आत्ममंथन करने की सलाह। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने कोविड के बाद पहली बार घटाई ब्याज की दरें। 50 बेसिस अंकों की कटौती, शेयर बाजार में दिखा उसका असर। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत की खराब शुरुआत। हसन महमूद ने टीम इंडिया को दिए शुरुआती झटके। रोहित कोहली, शुभमन गिल और ऋषभ पंत पवेलियन लौटे। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात करते हैं जेएनके हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जो खबरें हैं उससे जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं। इनके राज में जम्मू कश्मीर के नौजवान पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दलों ने सियासी दुकान चलाने के लिए नफरत का सामान बेचा है। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है। जिन नौजवानों को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। साथियों, इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान 20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं, 12वीं या कॉलेज तक पहुंचने में
देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लगे। ये इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे, और जो स्कूल थे, ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वो वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए, वहां भी कई कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे, और ये 3 खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है। श्रीनगर में चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री कटरा में भी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर स्थानीय लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में प्रधानमंत्री का धुआंधार रैली की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की एक जनसभा के बाद कटरा में भी आज दूसरी जनसभा होनी है। हम जानते हैं 3 चरणों में विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। कल पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए लगातार प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री की आज 2 रैलियां हैं, जिसमें दूसरी रैली होगी कटरा में। और प्रधानमंत्री लगातार जो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो 3 परिवारों पर हमला बोल रहे हैं, जिसमें एनसी की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस। इन तीनों पार्टियों के जो प्रमुख परिवार हैं, उन तीनों परिवारों पर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किस तरीके से बीती ऐसी राजनीति रही है जिसकी वजह से जो वहां के युवा हैं उनका मुस्तकबिल सुधर नहीं पाया, बल्कि वो एक तरीके से पीछे चले गए। अधिक हमारे सहयोगी संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ इस वक्त कटरा से जुड़ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अगली जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। धीरज, अगर बात की जाए कटरा के लिहाज से, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से सेकेंड और थर्ड फेज के लिए अब चुनाव जोर पकड़ता जा रहा है कल की वोटिंग के बाद? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कल जिस तरीके से हमने देखा कि जो अप्रत्याशित मतदान, अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो वहां 80% तक मतदान हुआ है। रामबन जिले में भी 60% से अधिक मतदान हुआ है। कई इलाकों में 75% से अधिक मतदान हुआ है। ये मतदान दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीते 10 सालों में जो सरकार ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम किया, जिस तरीके से घाटी से लेकर पूरे जम्मू संभाग की फिजा बदली है, जिस तरीके से यहाँ विकास हुआ है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें या हम जो अगर हम कटरा को ही बात कर लें, जो कटरे के विकास की बात कर लें, या जो हमारा जो श्रद्धालु स्थान अमरनाथ की यात्रा है उसके विकास की बात कर लें, और जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ी है, टनल का निर्माण हुआ है। कल ही हमने देखा कि किस तरीके से पूरे रामबन के इलाकों को टनल के जरिए जोड़कर और जम्मू से और श्रीनगर से उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया, लोगों को रोजगार देने की बात की, महिलाओं को कनेक्ट करने की बात की, उज्ज्वला कनेक्शन के जरिए 2 सिलेंडर फ्री देने की बात की,
इसके अलावा किसानों के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है, यहाँ के जो गरीब परिवार हैं उनको 5 मरला जमीन देने की घोषणा हुई है। किसान समृद्धि की जो राशि जो पहले 6,000 रुपया दी जाती थी, अब उसको 10,000 रुपये करने की बात की गई है। तो जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में जो कह सकते हैं कि विकास की जो बयार बही है, तो उसी विकास की बयार की खुशहाली को आज एक संदेश के रूप में पहुंचाने के लिए आज प्रधानमंत्री कटरा पहुंच रहे हैं। और अगर हम कटरा की इस इलाके की बात कर लें, रियासी की बात कर लें, तो रियासी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। और आज जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे तो सारे विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ जरूर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री को सुनेंगे। और जिस तरीके से ये डोडा के बाद प्रधानमंत्री का ये तीसरा दौरा है, डोडा के बाद आज प्रधानमंत्री श्रीनगर पहुंचे हैं और श्रीनगर के बाद आज वो कटरा पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो जम्मू कश्मीर के जो चुनाव प्रचार का जो कमान है, जो अभियान है, उसको अपने कंधे पर लेकर आज फिर यहाँ कटरा पहुंच रहे हैं। और हम जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष पे वार किया है, आज भी उन्होंने 3 खानदान की चर्चा की है और उन्होंने यहाँ के युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की, यहाँ के महिलाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की और उन्हें बताया कि अगर 60 साल से अगर यहाँ पे विकास नहीं हुआ तो इसके विकास के पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर कौन वो 3 परिवार थे जिन्होंने आपके यहाँ विकास की बयार को रोक के रखा। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से लेकर कांग्रेस और पीडीपी, तीनों जो परिवारवादी पार्टी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये तीनों जो परिवारवादी पार्टी है, इन परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का विकास नहीं होने दिया। अब जब से यहाँ अनुच्छेद 370 यहाँ समाप्त हुआ और अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद यहाँ शांति का माहौल बना, यहाँ टूरिस्टों की संख्या बनी, विकास का कार्य बना, टनल के कार्य हुए और वो तमाम जो कार्य हुए, टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश हुई। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि जो हम एक टूरिस्ट हब रामबन में बनाएंगे, एक टूरिस्ट हब राजौरी में बनाने की। बिल्कुल धीरज, तो आप जो ये बात कह रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है कि विकास की एक नई धारा दिखाई पड़ती है। हमारे सहयोगी ऋषि कुमार भी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए, जहां प्रधानमंत्री आज की पहली रैली कर रहे थे। ऋषि, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए विकास के लिए क्या कुछ किया है, युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए क्या किया, उसका रिपोर्ट कार्ड तो पेश किया ही, लेकिन सीधे तौर पर विपक्षियों पर जोरदार हमलावर नजर आए हैं। ऋषि, बिल्कुल, देखिए कश्मीर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की इस चुनाव की पहली रैली और श्रीनगर में उन्होंने जिस तरीके से तीनों परिवारों पर जो अटैक किया है, वो चुनाव के दृष्टिकोण से एक बड़ा बीजेपी का हमला है। खास तौर से इस रैली में आकर उन्होंने जो पूरी की पूरी अपने भाषण में ये इस बात को स्पष्ट किया कि इस कश्मीर की समस्या की अगर कोई जड़ है तो ये 3 परिवार हैं। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से स्कूल जलाए गए, जिस तरीके से बच्चों के हाथ में पत्थर दिए गए और जिस तरीके से शिक्षा की बजाय यहाँ पर अलगाववाद को बढ़ावा देने में इन 3 परिवारों का योगदान रहा है, इसी वजह से कश्मीर आज इतना पिछड़ा है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और साफ कर दी कि अब कश्मीर के लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, अब ऐसा नहीं होगा और यहाँ जो विकास की जो अपार संभावनाएं हैं और अब तक जो सरकार ने किया है, एक तो उसका भी उन्होंने लेखा जोखा रखा कि किस तरीके से कनेक्टिविटी के जरिए टूरिज्म और जो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अब और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर इस आज के भाषण में हम ये चीज़ और रेखांकित कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर इस बात को भी ज़्यादा जोर दिया है, तवज्जो दी है कि आने वाले समय की जो सियासत है वो बदली हुई सियासत होगी और जो हालात इस समय कश्मीर में शांति और अमन के स्थापित हुए हैं उसमें उनके जो प्रयास हैं, सरकार के जो प्रयास हैं, उनको और ज़्यादा अगर आगे बढ़ाना है तो उनकी सरकार बनाना ज़रूरी है। ये उन्होंने जनता के सामने रखा और ये भी उन्होंने कहा कि जो अभी स्थितियां बदली हैं, जो लोग अमन चैन की ओर बढ़े हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियत और कश्मीर के युवाओं का और कश्मीर के लोगों का हाथ है। तो एक तरीके से उन्होंने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया और इस बात को उनके सामने रखा कि आने वाले समय में जब वो वक्त आएगा कि वोट करने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप किसके साथ खड़े हैं। तो आज भी उन्होंने इसी बात को अपील की और कहा कि जो उनके उम्मीदवार हैं उनको आप जिताएं। और जो महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने एक और रखा कि जिस तरीके से जो वोटिंग हुई है पहले चरण की वो बेहद उत्साहवर्धक है और उन्होंने कहा कि ये कश्मीर की एक ताकत है जो वोट के माध्यम से अब निकल कर बाहर आ रही है। अरिंद,
ऋषि, महत्वपूर्ण चीज आपने कहा कि क्यों पहले दौर की जो वोटिंग थी उसमें बढ़ा हुआ प्रतिशत, प्रधानमंत्री ने भी कहा, अपने आप में जमहूरियत के जश्न के तौर पे, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद में जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में एक खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। आपने भी तमाम लोगों के उस उत्साह को देखा और लोगों से अगर बात की है तो उनका रिएक्शन क्या, थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक लोगों की बात करें तो निश्चित तौर से आज लोगों में असीम उत्साह यहाँ देखने को मिला और बीच बीच में नारेबाजी भी वो कर रहे थे। जब भी प्रधानमंत्री किसी बात को रखते थे तो बीच बीच में वो मोदी है तो मुमकिन के नारे लगा रहे थे। निश्चित तौर से जो श्रीनगर में आज की जो रैली है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक रिचार्ज की तरह है और वो बेहद उत्साह के साथ अब यहाँ से जो गए हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी यही है कि दूसरे चरण में खासतौर से जो मध्य कश्मीर का जो इलाका है जिसमें कि अब 25 तारीख को वोटिंग होनी है, उस वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा उनके उम्मीदवार जीतें। और इसी वजह से इस रैली के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि जो यहाँ पर पुराने सियासतदार हैं उनको उनकी जो आलोचना ही करना नहीं, बल्कि उन्होंने अब तक जो किया है उसकी जो वजह रही है उसको भी जनता के बीच में रखना है और एक नए विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मध्य कश्मीर में अपने आप को रखना चाहती है। बिल्कुल, इस बार के नतीजे अपने आप में एक नई प्रकार की सियासत दिखाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया ऋषि आपका, धीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनका गठबंधन सत्ता में आया तो गरीबों की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनसी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कई प्रकार के वादों को भी जनता के सामने रखा है। हमने वादा किया है कि जो विधवा हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए 5,000 हर महीने मिलेगा, 12 सिलेंडर साल में मिलेंगे गरीबों को कि वो जिंदा रह सके। हर तरीके से हमने कहा है, वो आप हमारा और कांग्रेस का पढ़िए तो आपको दिखेगा हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजौरी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी ने नौजवान को मौका दिया है और माहौल उनके पक्ष में है। भारी बहुमत के साथ हम यहां पर सरकार बनाएंगे, इस बात का उन्होंने दावा किया। जो माहौल है वो उनके पक्ष में है, कांग्रेस और अलायंस को जनता पसंद कर रही है और भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र आज जारी किया है। भाजपा के संकल्प पत्र में कई बड़े वायदे शामिल हैं। इसमें सभी महिलाओं को लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपये देने, IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, साथ ही प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख तक की फ्री इलाज और परिवार के 70 साल से अधिक के बुजुर्ग सदस्यों को अलग से 5 लाख तक की इलाज की सुविधा देने की बात कही गई है। तो सभी 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रखने की बात कही गई है। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर, अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज जारी करने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर, छोटी पिछड़े समाज की जातियों में जिसमें 36 बिरादियां शामिल हैं उनके लिए पर्याप्त बजट के साथ साथ अलग कल्याण बोर्ड, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले OBC एवं SC जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति, सभी OBC वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार द्वारा उठाने और DA और पेंशनरों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि जैसे वादे शामिल किए गए हैं। अब हमारे तरफ से तो गाड़ी चलती रहेगी, सिग्नल आप न डाउन करें इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। हमारी गाड़ी बिना स्टॉप के चलती रहेगी, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और आपसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूं।
और हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जिक्र कर रहे थे लगातार किस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज जब घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है, वो जारी किया है, तो 20 बड़े वायदे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने किए हैं, जिसमें फोकस दिखाई पड़ रहा है युवाओं पे, महिलाओं पर, और किस प्रकार से किसानों को संबल देने की लगातार कोशिश है और कैसे औद्योगिक विकास को और तेज रफ्तार देकर पूरे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाने का पूरा कोशिश है। हर परिवार को 10 लाख तक का फ्री इलाज का एक तरीके से वायदा किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त 70 वर्ष से अधिक लोगों के लिए रहेगा। तो वहीं 24 फसलों पर एमएसपी के तहत जो गारंटी है वो मिलती रहेगी। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, यानी कि सीधे ट्रांसपेरेंसी के साथ 2 लाख युवाओं को नौकरी का वायदा किया गया है। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर पैदा करने का वायदा भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाने का भी वायदा किया गया है बीजेपी के द्वारा। हम जानते हैं कि इस पर लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर देने की जो घोषणा है वो की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर या स्कूटी देने की बात भी भाजपा के संकल्प पत्र में की गई है। पिछड़े और छोटी समाज की जातियों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे, यानी कि जो छोटे समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनके हित को ध्यान रखते हुए अलग प्रकार का कल्याण बोर्ड बनेगा। उनके द्वारा जो इस प्रकार की संतुष्टियां आएंगी उसके आधार पर सामाजिक और आर्थिक योजनाएं बनेंगी। सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि का वायदा भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किया है। महिलाओं को लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति महीने 2100 रुपए देने का वायदा भाजपा के संकल्प पत्र में किया गया है और 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण भी इस संकल्प पत्र में दिखाया गया है। हम जानते हैं कि आज अब से कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। तमाम जो लीडरशिप है हरियाणा की वो सब मौजूद थे। नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हों या तमाम केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा से आते हैं, इसमें मनोहर लाल खट्टर के अलावा तमाम अन्य बड़े चेहरे जो बीजेपी के इस पूरी रणनीति को आगे बढ़ाने में लगातार लगे हुए, उन सबकी मौजूदगी के बीच में जेपी नड्डा ने इस संकल्प पत्र को जारी किया है। 20 बड़े वायदे किए गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े वो नेता जो कि बीजेपी की ओर से। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार अपने 7 गारंटियों के माध्यम से कल इस बात की घोषणा कर चुकी है कि कैसे वो भी जनता के लुभाने और उनके वायदे को पूरा करने की बात कर रहे हैं। नीरज सिंह हमारे सहयोगी रोहतक से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे अधिक बात करते हैं। नीरज, अगर देखा जाए तो आज बीजेपी का जो संकल्प पत्र निकल के आया है उसमें युवाओं, किसानों और महिलाओं पे एक ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। किस तरीके से बड़ी बातें हैं? देखिए, बिल्कुल आनंद, आप देखें कि 20 बातों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है कि आने वाले समय में 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है, जिन बातों का उल्लेख किया है, उनको पूरा करेगी। आप देखें कि जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो भी हरियाणा के अग्निवीर होंगे उनको हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियों में 100% जो नौकरी है वो उनको दी जाएगी। आप देखें कि किस तरीके से ओलंपिक खेलों के लिए जो बेहतर तैयारियां हो सके उसके लिए नर्सरी से ही जो शुरुआत है वो होगी। इसके अलावा आप देखें कि SC, ST और OBC समुदाय के कल्याण के लिए अलग अलग जो बोर्ड है हर जिले में गठित करने की बात भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में करती है। जिस तरीके से जो तमाम उद्यमी हैं, खासतौर से OBC समुदाय के उद्यमी, उनको 25 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा और जिसके लिए जो ब्याज है वो नहीं ली जाएगी। इसके साथ साथ आप देखें कि संकल्प पत्र में किसानों के लिए 24 जो फसल है उस पर MSP की जो गारंटी है उसका जिक्र उन्होंने अपने संकल्प पत्र में किया है। कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए खासतौर से जेपी नड्डा ने इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह के वायदे करती है, इससे पहले वायदे कर्नाटक में भी लोगों ने देखे हैं, हिमाचल में किस तरह की स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, तेलंगाना में किस तरह की स्थिति है, ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी घोषणाओं में जिन बात का जिक्र करती है उनको पूरी तरीके से पूरा नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में उन्हीं बातों का जिक्र किया है जो बजट के अनुकूल हैं और जिनका उन्होंने पूरी तरीके से सर्वे किया है। उसके बाद ही संकल्प पत्र में उसका जो उल्लेख किया है कि ताकि आने वाले 5 सालों में उसको पूरा किया जा सके। नीरज, एक चीज और भी दिखाई पड़ी जो उन्होंने कहा कि मैं अपना एक तरीके से रिन्यूअल कराने के लिए आया हूं, हरियाणा की जनता से वो समर्थन मांगते हुए नजर आए जेपी नड्डा, और उन्होंने
रिपोर्ट कार्ड रखा और ये कहा कि अब वो परिपाटी बदली है बीजेपी की सरकारों ने काम करके कि हम अब रिपोर्ट कार्ड देते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि साहब हमको आप समर्थन दीजिए। तो ये अपने आप एक तुलनात्मक अध्ययन का मौका भी कहीं ना कहीं आम जनता को दे रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष। देखिए बिल्कुल दे रहे हैं, और इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने खास तौर से स्पष्ट किया कि आप देखें कि कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र थे 2014 के घोषणा पत्र, जिनको 100% पूरा किया गया, जो 2019 का संकल्प पत्र था, जिन बातों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता से किया था, उस संकल्प पत्र को पूरा किया। और यही कारण है कि उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और घोषणा जो संकल्प पत्र है उसका जिक्र करते हुए जनता से अपील की कि वो रिन्यूअल चाहते हैं कि आने वाले 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए जाएं, ताकि वो जो वायदे कर रहे हैं उन वायदों को पूरा करें। क्योंकि इससे पहले घोषणा पत्र तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिक्र तो करती थी, लेकिन घोषणा पत्र के बाद उन वायदों को भूल जाती थी और ना ही उन वायदों का कभी चर्चा करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के माध्यम से वायदों को सामने रखती है और 5 साल के बाद जब जनता के बीच में जाती है तो उस संकल्प पत्र को लेकर जाती है कि जिन वायदों को पिछले 5 साल में उन्होंने वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया है और आने वाले 5 साल में किन किन वायदों को करेगी उसके लिए जनता से रिन्यूअल मांगती है। तो इसी बात का जिक्र जेपी नड्डा ने जनता के सामने भी किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल का मौका दें, ताकि इस संकल्प पत्र के माध्यम से जिन वायदों को किया जा रहा है उसको समय से पूरा किया जा सके। बहुत शुक्रिया नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिल्पा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्वच्छता मित्रों का सम्मान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छता मित्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगी। इस दौरान उन्होंने 1692 करोड़ रुपए की लागत की इंदौर उज्जैन 6 रेल सड़क निर्माण का भूमि पूजन भी किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इंदौर ने 7 बार स्वच्छ शहर रहने का कीर्तिमान हासिल किया है। सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार और समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। इंदौर ने लगातार 7 बार देश का स्वच्छतम शहर बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार और समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। मेल हॉल को समाप्त करके मेसिन हॉल के जरिए सफाई करने की व्यवस्था की जा रही है। सफाई मित्रों सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उनके हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित करने की प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश में अनेक शहरों को सफाई मित्रों सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के दौरान जो वर्ष 2025 तक चलेगा, हमें संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य पूरा करना है। मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को इस परियोजना के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आता है कि लगभग 2000 वर्षों पहले उज्जैन ऐसी परिवहन व्यवस्था के केंद्र में था जिसे आज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। उज्जैन में स्वच्छता मित्रों का सम्मान कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर रेजिडेंसी कोठी परिसर में कदम्ब का पौधा लगाया।
साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पारिजात के पौधे को लगाया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगी, जहां वे बाबा महाकाल का दर्शन, पूजन और जलाभिषेक करेंगी। इस दौरान वे महाकाल महालोक से मूर्तियों बनाने वाले मूर्तिकारों से भी मुलाकात करेंगी। वे महाकाल मंदिर परिसर में आसपास स्वच्छता अभियान में भी सहभागिता करने के साथ महाकाल लोक का भ्रमण भी करेंगी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। संसद टीवी के 3 वर्ष पूरे होने पर आज संसद भवन परिसर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत डिजिटल क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता तक सही खबर पहुंचाना ही मीडिया की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह काम संसद टीवी बखूबी कर रहा है। Look at the appreciation the world holds for us in digitization. But are we, as a media house, serious about it? Are we proud of our accomplishments? I would say we need to revisit our thoughts. Development is not the agenda of our news. Development is not on the radar, giving the nation a rare status of being in the world 50% consumer of direct transfers. That is our Bharat. The world has to know about it. The world has to know about it from authentic platform. Sunset TV is one. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज ग्रामीण प्रतिभाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ लोग अमेरिका में भारत के खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। Rural talent showing explosively in various positions, including in government assignments and civil services. We have someone in the US floating a narrative. IITs and IIMs, only the upper class is admitted. I have no doubt in using an expression, they are in fool's paradise. They have forgotten India has changed. The privileged pedigree in this country is not there now. Everyone is accountable to rule of law. The big change is for the nation. The big change is for ordinary people. The big change is for our youth. बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। नड्डा ने पीएम मोदी को खड़गे द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि खड़गे के पत्र में लिखी गई बातें सत्य से कोसों दूर है। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए हैं या जानबूझकर नजरअंदाज किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी घृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी, न खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों का तो आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते रहे हैं। अपने पत्र में जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस कॉपी पेस्ट वाली पार्टी बनकर रह गई है। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जेपी नड्डा द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र पर कहा है कि जेपी नड्डा ने जो लिखा है वही देश की जनता भी कह रही है कि राहुल गांधी एक असफल उत्पाद है। देश जानता है कि कांग्रेस ने कई बार पीएम मोदी को गाली दी है, लेकिन क्या कांग्रेस ने इसकी निंदा की? इसके बजाय कांग्रेस ने पीएम मोदी को गाली देने वालों को बढ़ावा दिया है। जेपी नड्डा जी ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। नड्डा जी ने कांग्रेस पार्टी के इस दोहरे चरित्र को एक्सपोज किया है
और सवाल कांग्रेस पार्टी से ये पूछा है कि जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो कैसे पाकिस्तान समर्थक के साथ खड़े रहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ कांग्रेस पार्टी मानती थी, तो आज राष्ट्रवाद की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों का मनोबल क्यों बढ़ाती है। आज नड्डा जी के लेटर से ये स्थापित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी एक फेल्ड प्रोडक्ट को जो लॉन्च करने का प्रयास कर रही है वो 2014-19 में भी फेल हुआ था, 24 में भी फेल हुआ था और 2029 में भी फेल होगा, क्योंकि देश की जनता राष्ट्रवादी जनता है। वो कांग्रेस पार्टी के ये एंटी नेशनल तबकों को बढ़ावा देने वाली राजनीति को कभी नहीं स्वीकारेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय द्वारा 100 दिनों में की गई पहलों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिससे देश की सहकारी व्यवस्था को नई गति और मजबूती के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय सम्मेलन में इन पहलों पर चर्चा करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान देश के किसानों के हित में अनेक फैसले लिए गए हैं। रायबरेली के किसानों ने बताया है कि मोदी सरकार से पहले किसानों को मूलभूत सुविधाएं जैसे खाद बीज जैसी वस्तुओं के लिए भी लाठी डंडे खाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मोटी फसलों के उत्पादन का विशेष जोर दिया जा रहा है और खाद बीज के लिए आज से 10 साल 15 साल पूर्व की स्थिति विद्यमान नहीं है। जैसे कि डाया और यूरिया बुवाई के समय या जिंक के लिए 2-3 दिन से लाइन लगानी पड़ती थी, और वर्तमान समय में किसानों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। हमारे किसान भाइयों के लिए सम्मान निधि सबसे बड़ा काम है सरकार के लिए, और जो है खेती में उसका बड़ा सहयोग हो रहा है। किसान उनसे फिलहाल खुश है। उन्होंने आज तक जो किया किसानों के हित में किया। सम्मान निधि दे रहे हैं, पेंशनें दे रहे हैं, वृद्धा पेंशनें दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि है, खाद के लिए है, सारी व्यवस्थाएं हैं, पशुओं के लिए है। सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। किसानों के लिए जो पुरानी MSP थी स्वामीनाथन रिपोर्ट वाली वो पूरी दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और भी तमाम रुपये के पास रहता है कि अगर कोई KCC के लिए अप्लाई करे बैंक में उसको फौरन पैसा मिल जाता है। NDA तो सब कुछ कर रहा है, यूपीए ने दिया ही नहीं कुछ। जो वो नहीं कर पा 70 साल वो मोदी जी कर रहे हैं। बहुत काम कर रही सरकार, हर किसानों को पैसा लमसम आ रहा है, और भी जो तमाम सुविधाएं जो हैं वो भी बीच बीच मिलती रहती लोगों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में आयोजित कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का यह दूसरा संस्करण है। यह सम्मेलन शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो नौसेना कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श की सुविधा प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने YSR कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। NDA विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए CM नायडू ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी के बजाय जानवरों की चर्बी से बने तेल का इस्तेमाल होता था। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि अब प्रसाद बनाने में शुद्ध घी का उपयोग किया जा रहा है। मंदिर में हर चीज को साफ कर दिया गया है, जिससे गुणवत्ता में सुधार हुआ है। CM नायडू ने इस आरोप के बाद प्रदेश में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग
जगनमोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है, परंतु सरकारों के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण देश के 4 लाख मंदिर इनके कब्जे में हैं। और तो और केरल की सरकार, बंगाल की सरकार और जगनमोहन रेड्डी की सरकार जब तक थी तब तक गैर हिंदुओं को मंदिरों के प्रबंधन में बड़ी मात्रा में नौकरी के अवसर ढूंढने का काम करती थी। यह बहुत ही धार्मिक दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। कनाडा में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के मामले में एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी मामले में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी 5 जगहों पर छापे मार रही है। कुछ दिन पहले ही एनआईए ने देश भर में 13 जगहों पर इस केस को लेकर छापेमारी की थी, जहां से तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे। एनआईए की टीमों ने अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, तरनतारन और मोगा जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये सभी जगह आरोपी खालिस्तानी नेता अमरजोत और उसके साथियों से जुड़े हुए थे। तो अपने आप में ये तमाम छापेमारी जो है वो देश की सुरक्षा को लेकर एक तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर जिस प्रकार का एक हमला हुआ तो उसको लेकर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है और आज भी 5 जगहों पर छापेमारी की गई। इससे पहले भी इस पूरे मामले को लेकर 13 जगहों पर छापेमारी की गई थी और भारतीय दूतावास पर हमले को लेकर एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई। बिहार के गया में जदयू नेता और पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के घर पर आज एनआईए ने छापा मारा। मनोरमा देवी के घर में सुबह से ही तलाशी जारी है। जानकारी के अनुसार नक्सली गतिविधियों से जुड़े मामले में टीम ने छापेमारी की है। मनोरमा देवी के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। राजस्थान के दौसा में आखिरकार एक नन्ही जिंदगी की जीत हो ही गई है। दरअसल बांदीकुई थाना क्षेत्र के जोधपुरिया गांव में खेलते समय 2.5 साल की छोटी सी बच्ची नीरू 35 फीट गहरे बोरवेल में जाकर गिर गई थी, जिसे आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची नीरू को बचाने के लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों इस ऑपरेशन को चलाया। जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव ने बताया कि बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है और अभी हमारे जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बांदीकुई है उसमें बच्चे की जो है देखरेख हो रही है और शाम तक उनको मेडिकल केयर में रखा जाएगा और उसके बाद उनको परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। असम सरकार गुरुवार को अपनी महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना का 3रा चरण शुरू करने जा रही है। इसके तहत राज्य की 37 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के माध्यम से हर महीने 1250 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस बार प्रशासन राशन कार्ड को अरुणोदय कार्यक्रम से जोड़ेगा, जिससे विधवाएं, अविवाहित महिलाएं, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं और अन्य पात्र वर्ग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह पहल कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई थी। असम देश का पहला राज्य बना जिसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से नगद हस्तांतरण की शुरुआत की गई। कई राज्य सरकारों ने भी असम सरकार की अरुणोदय पहल के अनुरूप पहले राज्यों के इसी तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। और खबर उड़ीसा से। डॉक्टरों, छात्रों और सभी चिकित्सा कर्मियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने बुधवार को स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा निर्देश की नीति जारी की है। यह मेडिकल छात्रों, प्रशिक्षुओं और रेजिडेंट डॉक्टरों की एक प्रमुख मांग थी, जो पिछले महीने कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई एक प्रशिक्षु डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में परिभाषित प्रवेश और निकास द्वार के साथ एक परिधि की 4 दीवारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य संस्थान परिसर का उपयोग आम जनता और वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए नियंत्रित किया जाना है। स्वास्थ्य संस्थान के सभी कर्मचारियों, श्रमिकों को आईडी कार्ड प्रदान किए जाने चाहिए। जहां लागू हो वहां ड्रेस कोड का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इंडोर रोगियों के लिए विजिटर पास सिस्टम का पालन किया जाएगा।
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई के गिरगांव चौपाटी में स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज हम सभी देख सकते हैं कि ये अभियान न केवल मुंबई में बल्कि पूरे देश में बहुत सफल हुआ है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छ भारत अभियान विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का अभियान है, जिसे विश्व भर में सराहा गया है। देश में स्वच्छता ही सेवा मुहिम भी जारी है। इस बीच नई दिल्ली में 8वां भारत जल सप्ताह 2024 भी मनाया जा रहा है, जहां पेयजल और स्वच्छता विभाग की कोशिश है कि स्वच्छता आम जन का विषय बने और भावी पीढ़ी स्वच्छता के महाअभियान का नेतृत्व करे। इसको लेकर स्कूली विद्यार्थियों से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो यहाँ पर आए हैं स्टॉल को देखने के लिए। बेटा, क्या देखा आपने और क्या समझा? हम देख सकते हैं कि ये एक स्वच्छ सुजल गांव है और यहाँ पर जल की स्वच्छता वो रखने के लिए कई सारे प्रबंधन किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन का सिस्टम है, फीकल मैटर सेग्रीगेशन सिस्टम है। उधर जैसे कि एक इज्जत घर नामक वो है, तो उसमें ट्विन पिट सिस्टम का यूज़ हो रहा है, जिससे जो कि फीकल मैटर होता है उसको 2 पिट्स में बांट दिया जाता है ताकि वो एक खाद में तब्दील हो जाए। और इधर सोना खाद दिखा रखा है, तो वो जब खाद में तब्दील हो जाता है तो उसका खेती वगैरह में प्रयोग किया जा सकता है। जल स्वच्छता पे खास ध्यान दिया गया है। हम देख सकते हैं अलग अलग जगह पे हमें पानी के ट्रीटमेंट प्लांट्स दिए गए हैं। पानी को साफ़ पानी सबके घर तक पहुंचाने की कोशिश करी गई है। सबके घरों में एक स्टोरेज टैंक का प्रबंध है ताकि किसी को पानी की कमी भी ना हो। गांव में जैसे बच्चियां होती थी, उनको दूर दूर जाना पड़ता था शौचालय के लिए, फिर रात का वेट करना पड़ता था। अब आप देख रहे हैं इज्जत घर बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, तो महिलाओं के लिए कितना फ़ायदा आप देखते हैं गाँव की? सर, महिलाओं के लिए 2 तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। एक कि उनको जो इतना चल के जाना पड़ता था और जो सेंसिटिव उनकी पूरी बॉडी रहती है उस पर बहुत सी चीज़ें रिएक्ट कर सकती थी, तो वो अब नहीं हो पा रहा है। क्लीन यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों का सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। साइंस और इन्वेंशन से ध्यान दिया गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को साथ में इंटीग्रेट करके कैसे काम कर सकते हैं। स्वच्छता को लेकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? स्वच्छता से जो इंडिया में डिफरेंस आया है स्वच्छता पखवाड़ा वगैरह से, इससे स्कूलों में और बच्चों को और जो सोसाइटीज़ हैं उनमें अवेयरनेस आया है कि हमें इट्स हाई टाइम कि हम अवेयर हो एंड अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। तो आपने देखा कि महिलाओं की बात हो या फिर स्टूडेंट्स की बात हो या फिर जो तमाम छात्र हैं, वो भी मानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का एक जो मुहिम है वो लगातार आगे तो बढ़ रही है, लेकिन व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण जो है स्वच्छ भारत अभियान बना है। और ये जो भावी पीढ़ी है ये भी कोशिश कर रही है कि अब इस अभियान को जन आंदोलन में बदला जाए और आगे बढ़कर ये लोग भी जो हैं वो स्वच्छता को लेकर के जन जागरण फैलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से स्वच्छता को लेकर के तमाम जो नई टेक्नोलॉजी हैं वो भी आ रही हैं और हम लोगों को भी किस प्रकार से उसमें पार्टिसिपेट करना है। कैमरामैन अनिल के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मतदाताओं ने केंद्र की मोदी कैबिनेट द्वारा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की है। मतदाताओं ने इसे सरकार की दूरगामी सोच वाला कदम बताया है। साथ ही कहा है कि इस पहल से देश के धन और समय की बर्बादी दोनों में कमी आएगी। धरातल पे ये फायदा होगा कि एक देश एक चुनाव, एक तो लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हो जाते हैं हर बार जी, और अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव होते हैं, समय खराब होता है, पैसे की बचत होगी, उस पैसे से जनता का भला होगा, कोई नई योजनाओं में लगेगा। इस फैसले को जल्द से जल्द लागू हो जाना चाहिए जो देश हित में होगा। मोदी सरकार जी ने जो फैसला लिया है एक देश एक चुनाव का, ये स्वागत योग्य है और इस एक देश एक चुनाव को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। बार बार से जो चुनाव होते हैं विधानसभा, लोकसभा, इससे बहुत कामकाज सरकारी प्रभावित होते हैं और आम जनता को भी फ़ायदा होगा। इससे करोड़ों रुपए जो बार बार चुनाव से जो खर्च होते हैं उनके भी फ़ायदा मिलेगा। एक देश एक चुनाव वाली प्रक्रिया अपने देश में होती है तो उसके कई फ़ायदे होंगे। एक तो बार बार चुनाव पर जो खर्च होता है, खर्च होने की वजह से महंगाई बढ़ती है, गवर्नमेंट के ऊपर अत्यधिक लोड पड़ता है तो कहीं ना कहीं टैक्सेस बढ़ते हैं
उनसे राहत मिलेगी। और कोई भी गवर्नमेंट बनती है और कहीं ये यहाँ इस राज्य में चुनाव उस राज्य में चुनाव, तो ये अच्छे फैसले सरकार लेना भी चाह रही है तो वो चुनाव के दबाव के कारण अच्छे फैसले, कठोर फैसले नहीं ले पाती। इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार जो है ना देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, उसी की कड़ी में ये एक फैसला है और यदि ये आता है तो ये भारत देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हम सब इसका स्वागत करते हैं। चुनाव से ये फ़ायदा होगा कि आम जनता को बार बार चुनाव से राहत मिलेगी। एक बार में चुनाव होंगे तो 5 साल में बार बार जनता चुनाव की उससे दिक्कतों से ख़त्म हो जाएंगी। एक बार में चुनाव करके सरकार बन जाएगी। नागरिकों को ये लाभ मिलेगा कि बार बार चुनाव की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और धरातल पर यह फ़ायदा होगा कि आपको एक स्थायी सरकार मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JK-NC के रुख से सहमति जताई है, जिस पर अमित शाह ने एक्स पर कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JK-NC के समर्थन की बात ने एक बार फिर से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक है और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। वहीं भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा कांग्रेस NC के बयान का समर्थन इन दोनों दलों की कलई खोलने के लिए काफी है। राहुल गांधी एवं फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा ये स्पष्ट करना, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सभी एक पेज पर हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात, शंकराचार्य पर्वत व हरि पर्वत के नाम बदलने की बात, SC, OBC और STO का आरक्षण बदलने के जो आदेश हैं, डिक्टेशन है, वो पाकिस्तान से गांधी व अब्दुल्ला को मिल रही हैं। ये पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान धारा 370 व 35 से वापस लेने के एजेंडे को राहुल गांधी व फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। और देखते हैं हर जगह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को AGR मामले में तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर दाखिल की गई क्यूरेटिव याचिका को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने ओपन कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका की सुनवाई की मांग खारिज कर दी। इसका मतलब है कि AGR की सरकारी परिभाषा को सही ठहराने वाला फैसला कायम रहेगा। इस परिभाषा के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को बकाया चुकाना होगा। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का असर देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह पर भी देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत से अब तक पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 16% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। सरकार की ओर से जारी डेटा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 17 सितंबर तक देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.12% बढ़कर 9.95 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस दौरान टैक्स रिफंड में भी उछाल देखने को मिला है और यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 56.49% बढ़कर 2.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT का संग्रह बढ़कर 26,154 करोड़ रुपए हो गया है। अग्रिम कर संग्रह सालाना आधार पर 22.61% बढ़कर 4.36 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अग्रिम व्यक्तिगत आय संग्रह में 39.22% का इजाफा हुआ है, तो वहीं कॉर्पोरेट टैक्स में 18.17% की बढ़त हुई है। और अब देखते हैं खबर खेल जगत से जुड़ी हुई।
भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट आज से चेन्नई में शुरू हो गया है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 3 विकेट सस्ते में गंवा दिए। कप्तान रोहित शर्मा 6 रन, शुभमन गिल 0 पर और विराट कोहली 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने मिलकर पारी को संभाला। यशस्वी ने अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी हासिल की है। तो उधर चीन को उसी के घर में हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम आज स्वदेश वापस लौट आई। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। वहीं यह लगातार दूसरा मौका है जब भारतीय टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रही है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अपनी खूबसूरती के लिए तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इस साल इस एयरपोर्ट पर एक और नजारा बार बार देखने को मिला है, जो कि चैंपियंस के स्वागत का रहा है। कभी भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व चैंपियन बनने के रूप में, तो कभी ओलंपिक और पैरालंपिक के विजेता खिलाड़ियों के तौर पर। इस कड़ी में गुरुवार को भी स्वागत की तस्वीर दिखी, जहां एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब 5वीं बार जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम स्वदेश लौटी। खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान भारतीय हॉकी के बदलते अक्स को सामने रख रही थी और दिल में एक ही आवाज शोर मचा रही थी, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हर मोर्चा जीतेंगे। हर एक जीत स्पेशल रहती है हमारी टीम के लिए और लास्ट टाइम भी ये चैंपियन थे, इस बार भी, क्योंकि बैक टू बैक जीतना टूर्नामेंट बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। एंड टीम का जो बूस्ट है, कॉन्फिडेंस अप करता है थोड़ा। तो आई थिंक जितने यंगस्टर गए हैं, मेरे को हम सबको उनके लिए ज़्यादा खुशी है, क्योंकि उनका फर्स्ट टूर्नामेंट था हमारे साथ ऐसे, और गोल्ड मेडल जीतना उनके लिए उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और पुश मिलेगा। तो काफ़ी स्पेशल है ये विक्ट्री जो हमारी। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। ऐसे में टीम के धुरंधर खिलाड़ी जर्मनप्रीत सिंह के मुताबिक हर छोटी बड़ी कमियों को समय रहते दूर करना इस सफलता का बड़ा राज रहा। बावजूद इसके वो मानते हैं कि फाइनल मुकाबला टीम के लिए आसान भी नहीं था। कल जितनी भी टीमें हैं वो सारी वेल प्रिपेयर्ड हैं और अच्छी टीमें हैं। सो हम तो इसी हिसाब से लेके जाते हैं आई थिंक, और हमारा टारगेट भी यही रहता है कि हम किसी भी टीम को खराब ना समझें, अच्छा समझ के जाएं। वैसे देखा जाए तो भारतीय हॉकी टीम की सफलता का ग्राफ लगातार आगे बढ़ा है, फिर चाहे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो या एशियन गेम्स या फिर पेरिस ओलंपिक का कांस्य पदक। हर एक सफलता नया आयाम दे गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात टीम की एकजुटता रही है, जिसके बल पर सफलता के पैमाने पर हरमनप्रीत एंड कंपनी लगातार खुद को खरा उतार रही है और विश्व स्तर पर भारतीय हॉकी के मान को बढ़ा रही है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो खबरों को जानने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के तमाम हैंडल के साथ में। फिलहाल मिड डे प्राइम में आज बस इतना है, लेकिन मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।